हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इनको बहुत सही तरह से अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल यानी पूरा, संपूर्ण, जितनी भी हमारा खर्चा हुआ पूरा का पूरा खर्चा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एवरेज कॉस्ट क्या? जो नॉर्मली हमारी पर कमोडिटी प्रोडक्शन की कॉस्ट पड़ती है। जैसे कि अगर सारी कॉस्ट कितनी है तो उसको जितने भी हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनसे डिवाइड कर दो तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। जैसे हमारे एवरेज मार्क्स होते हैं, एवरेज सैलरी होती है, इस तरह एवरेज कॉस्ट भी होती है। यानी कि एक कमोडिटी को बनाने की या एक वस्तु को बनाने की कितनी लागत लगती है वो एवरेज कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट भी एक की ही होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, ये आखिरी वाले की होती है। हो सकता है वो बढ़ी हुई हो या घटी हुई हो, ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होती है। मार्जिनल यानी अंत वाली कमोडिटी, यानी एक एडिशनल कमोडिटी बनाने की हमारी क्या लागत लगती है। ठीक है, तो अब देखिए, ये अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, वरना होगा क्या कि आपकी लागत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। टोटल कॉस्ट से शुरू करते हैं। इट इज अ सम टोटल ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमने पहले ही पढ़ ली है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो हमारे फिक्स जो साधन होते हैं, यानी कि हमारे जो साधन जो हम बहुत ज्यादा खर्चा करके बनाते हैं, जैसे कि अपना फैक्ट्री हो गई, हमारी मशीन हो गई, ये सब फिक्स्ड होते हैं। वेरिएबल जो कच्चा माल हो गया, हमारा जो माल आता है, या मजदूरी जो हम दे रहे हैं लोगों को, दिहाड़ी मजदूरों को, वो सब हमारी वेरिएबल कॉस्ट में आती है। ठीक है, तो ये इसके लिए वीडियो पीछे बनाई हुई है, उनको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। They also include the normal profit, और इनमें नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़कर बनती है। यानी कि मशीन हमने जितनी खरीदी उनका खर्चा, हमारी जो फैक्ट्री लगाई उसका खर्चा, प्लस जो हम माल को बनाने में जितने साधन डेली के डेली लगा रहे हैं। भाई अगर हम बेकरी का एग्जांपल मैं अक्सर लेती हूँ, तो अगर हम ब्रेड बना रहे हैं तो कितनी मैदा आ गई, कितनी चीनी आ गई। अब हर हफ्ते मंगाए, हर महीने मंगाए, लेकिन हम मशीनें हर हफ्ते नहीं मंगाते, हम हर रोज फैक्ट्री नहीं लगाते। तो जो हर रोज काम नहीं करते वो फिक्स होते हैं। मतलब अगर हमने एक बार लगा ली तो मतलब 10-20 साल छुट्टी। लेकिन मैदा तो लानी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं कि मैदा एक बार ले आया तो 10-20 साल तक ब्रेड बनती रहेंगी, नहीं। तो ये थोड़ा सोचा करो, जब भी देखो इकोनॉमिक्स पढ़ो तो ये सोचा करो कि मैं होता तो क्या करता, या बाजार में ऐसे कैसे होता है, या हमारे आसपास देखो कि क्या हो रहा होता है, तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब एवरेज कॉस्ट बिल्कुल सिंपल है, जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट है, सपोज आपने किसी चीज को बनाने में 100 रुपए खर्चा किया। अब 100 रुपए खर्चा मतलब अगर आपने 5 बर्गर बनाने में 100 रुपए खर्चे कर दिए, तो आपकी 5 बर्गर से डिवाइड कर दो 100 रुपए को, कितने हुए? 20 रुपए पर बर्गर हो गया आपका। इसी तरह आपके डिवीजन से ही ये बिल्कुल सिंपली निकल जाती है। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कि जितना भी आप माल बनाते हैं उसे डिवाइड कर दो बस टोटल कॉस्ट को, निकल जाएगी आपकी एवरेज कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 बर्गर्स इज इक्वल टू ₹1000। आपने 100 बर्गर बनाए, 1000 रुपए खर्चा किया। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट क्या हुई? 1000 को डिवाइड कर दो 100 से। बर्गर कितने बनाए? 100। खर्चा कितना किया? 1000। तो कितना आंसर आया? ₹10। क्यों आया? देखो 2 जीरो ऊपर थे, 2 जीरो नीचे, दोनों कट गए, बचा कितना? 10 रुपया 10 आ गया। फिर एवरेज कॉस्ट क्या है? इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। बिल्कुल सिंपल है। ये तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। भाई आपकी पार्टी में आपको कुछ बनाना है, सपोज समोसे बनाने हैं, घर में ही आपको कुछ भी बर्गर्स बनाने, कुछ भी बनाना है, तो जितने आप अपने घर में एक्टिविटी करके देखना। आप एक काम करना, अपनी मम्मी से पैसे लेना और कुछ आइटम बनाना, उस आइटम को फिर बनाने के बाद गिनना और उस कॉस्ट से उस आइटम के नंबर्स को डिवाइड कर देना। सपोज आपने 20 ब्रेड पकौड़े बनाए, आपने मम्मी से 500 रुपए लिए, तो 500 को 20 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सिंपली आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, देन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? The marginal cost is defined as the cost required for producing an extra unit of any commodity। अब देखो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के, जैसे कि हमने 20 ब्रेड पकौड़े बना लिए या हमने 10 बर्गर बना लिए, और उनके बाद लगा कि भाई एक बर्गर और बनाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो बचे हुए माल से बन जाए। देखो आप सामान तो लाए थे 10 बर्गर का,
और आपका सामान बचा पड़ा है, तो हो सकता है कि आप उस बचे हुए सामान से 11वां बर्गर बना लें। तो अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि हो सकता है कि आपको बाजार से सामान लाना पड़े, बर्गर का, 11वें बर्गर का, या फिर आपके पास बचा हुआ जो माल है उससे ही बन जाए। तो अगर बचे हुए माल से बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन अगर आप बाजार से दोबारा सारी चीजें ला रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें एक साथ तो यूज करेंगे नहीं, तो हो सकता है उसकी कॉस्ट ज्यादा भी हो, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, और इट इज द कॉस्ट एडेड टू द कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। आपने कोई भी एडिशनल चीज, एक और चीज बनाने का जितना खर्चा बैठता है वो आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिन पे जाके कहते हैं ना, तो मार्जिन पे बैठा हुआ है, यहाँ पे मार्जिन पे है, लाइन पे अंत में बैठा हुआ है, तो जो अंत में बनाओ, एक और चीज अंत में जाकर आपने सब कंप्लीट कर लिया, एक और चीज बनाने के कितने पैसे लगेंगे वो होती है मार्जिन। ठीक है, When we produce 100 burgers, cost is ₹1000। 100 burgers बनाए थे पिछले एग्जाम्पल में, कॉस्ट कितनी थी आपकी, 1000 रुपीज थी। अब आपने एक और बर्गर बनाया, सपोज 101, मतलब अब 101वां जब बर्गर बनाया तो आपके 1010 रुपए लगे। तो सिंपल है, माइनस कर दो, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 101st बर्गर, मतलब 101वें बर्गर का कितना दाम हुआ, 1010 रुपए से 1000 को माइनस करो तो 10 रुपए आपके आ गए यहाँ पर। ठीक है, देन मार्जिनल कॉस्ट फिर से हम देखते हैं, कंटिन्यूड है। मार्जिनल कॉस्ट डिफाइंड एज द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल हमने जो लिया था, इसी एग्जांपल को हम देख रहे हैं, माइनस करके हमने ये निकाल लिया था। अब इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह निकल के आता है आपका। अब माइनस करने के बाद चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या था, ठीक है, चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या था, 10 रुपए, तो 10 रुपए को ऊपर रख लिया हमने। एंड नंबर ऑफ एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस, कितनी यूनिट हमने बनाई थी, एक ही तो बर्गर बनाया, तो एक से डिवाइड कर लो। तो इसका जो फॉर्मूला है, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें चेंज निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ एडिशनल नंबर ऑफ आउटपुट है तो ये हमेशा 1 ही रहता है, मार्जिनल कमोडिटी एक ही रहती है तो उसको एक के लिए निकालते हैं हम, और चेंज इन टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट में कितना चेंज होगा तो उसको माइनस करके हम एक के लिए निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला अक्सर मुझे कंफ्यूज करता था, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है ये देखते हैं। The average cost is found by dividing the total cost by total number of units produced। ये बिल्कुल सिंपल है, आप याद रखिएगा कि भाई हम एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो, जितनी भी कमोडिटी हमने बनाई है, नंबर कितना है, मतलब जैसे हमने किया था ना, 100 रुपए से 5 बर्गर डिवाइड कर दिए, यानी कि 100 को 5 से डिवाइड किया तो कितना निकला था हमारा, ठीक है, हमारे 20 रुपए निकले थे। अब इसी तरह जितनी भी कॉस्ट हो आपकी, कोई भी चीज बना रहे हैं आप, कैमरा बना रहे हैं आप, लाइट्स बना रहे हैं आप, स्टैंड बना रहे हैं, कपड़े सुखाने वाला आप, पर्दे, कुछ भी प्रोडक्शन है आपका, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट रखो और उसको जितना भी आपने माल बनाया है, जितने नंबर है उसके, उससे डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। बट द मार्जिनल कॉस्ट स्टैंड्स फॉर द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट इन मेकिंग वन एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट में कितना ऐड हो रहा है, मतलब हमारी टोटल कॉस्ट ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन एक और चीज बनाने में कितना खर्चा और आ जाएगा, वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट हैज टू बी incurred when producing an extra unit of a commodity, that is cost of producing a marginal unit of a firm's product। एक्स्ट्रा यूनिट कह लो, मार्जिनल यूनिट कह लो, एडिशनल यूनिट कह लो, सब मार्जिनल कॉस्ट के लिए यूज होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ एडिशनल यूनिट होता है, यहाँ टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं आप नंबर ऑफ यूनिट से। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया। देन अब इसका कर्व देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, ऐसे कटोरी जैसा, आधा चांद बोल लो, इसको कर्व बोल लो, या कटोरी बोल लो, कटोरा बोल लो, जो भी बोलो, ऐसे करके ये नीचे की तरफ ऐसे जैसे बॉल डालोगे तो यहाँ के टिक जाएगी। बिल्कुल मजे में इसको याद रखना कि होता क्या है। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट हम वर्टिकल एक्सिस हमारी कौन सी होती है इकोनॉमिक्स में, या कोई भी आप ग्राफ बना रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस हमेशा वाई होगी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो लेटे हुए आपकी जो लाइन होगी ना, एरो, ये एरो, दो एरो, एक खड़ा हुआ एरो, एक पड़ा हुआ एरो, सिंपल। अब एल शेप में ये एरोस जाते हैं, जो एल शेप में नीचे जो एरो होता है ना, इसका नीचे वाला पोर्शन जो होता है ये पड़ा हुआ, इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो खड़ा हुआ है उसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट नॉर्मली, आउटपुट को हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। जब भी आउटपुट आया आपका, क्यू से भी आउटपुट बोलते हैं, ओ से भी आउटपुट बोल देते हैं कभी कभी हम। तो ये मार्जिनल कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है, प्राइस है, ये सब आएंगे इसमें वर्टिकल एक्सिस पे। थोड़ा याद रखने में आसानी होगी आपको।
और ये कटोरा शेप बना दो, एक एमसी हो गया आपका, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। फिर आपका क्या है, फिर आपका एवरेज कॉस्ट भी बनाएंगे। अब देखो एमसी और एसी में यहाँ पे कट करके दिखाया हुआ है, बिल्कुल बहुत आसानी से समझेंगे इसको। अब देखो जो एवरेज कॉस्ट है उसका ढलान थोड़ा सा ना कम होता है, मतलब बहुत स्टीप नहीं होता, जल्दी से आपकी एकदम से नीचे ढलान नहीं होता। स्टीप स्लोप क्या होता है, जैसे ऊंची कोनेदार पहाड़ी ऐसे करके होती है, जो उसका स्टीप स्लोप, स्टीप का मतलब क्या है, खड़ी चढ़ाई कहते हैं ना, उस पहाड़ की चढ़ाई बहुत खड़ी, यानी कि चलते चलते आप एकदम से 2-4 सीढ़ियां चढ़ोगे, हाथ जाओगे। और एक होती है पड़ी चढ़ाई, मतलब ढलान बहुत जेंटल है, यानी जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती है ना, आराम से जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। तो खड़ी और पड़ी चढ़ाई का यहाँ पे बहुत वो है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट का जो स्टीप स्लोप होता है बहुत ज्यादा, और एवरेज कॉस्ट का जेंटल स्लोप होता है। और मार्जिनल कॉस्ट इसे नीचे की तरफ से काटती है ऐसे। हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व आप देख सकते हैं, उसका जैसे ढलान है बहुत हल्का है, जैसे ऐसे है ना, मतलब जैसे थाली है, चौड़ा सा कटोरा है, परात टाइप है। लेकिन जो इसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व का है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, वी शेप टाइप है, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये भी है, हमेशा याद रखना कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है मिनिमम पॉइंट पे काटेगा, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे आके आपकी बॉल ना यहीं टिक जाएगी। मिनिमम पॉइंट वो होता है जहाँ ये सबसे कम होती है। अगर हम कॉस्ट यहाँ नाप रहे हैं इस तरह, तो यहाँ कॉस्ट क्या सबसे कम है, और यहाँ आके देखेंगे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ सबसे कम कॉस्ट है, उसी मिनिमम पॉइंट पे एमसी इसको काटती है एसी को। दूसरी चीज है, इसका ढलान बहुत तेज होता है, यहाँ से एकदम से अगर आप यहाँ से गिरे ना तो बहुत तेजी से यहाँ नीचे आएंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे काट रहा है, एसी क्या है कम ढलान वाला है, एमसी आपका ज्यादा ढलान वाला है, नीचे से इसको काटता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ नीचे आउटपुट लिया, यहाँ हमने कॉस्ट ले रखा है। अब देखिए इस कर्व को देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व ले रखे हैं, और यहाँ पे इनको लेबल कर रखा है। यहाँ पे आउटपुट दिखा रखा है, यहाँ नीचे से आएंगे, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे दोनों का। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे इसका इक्विलिब्रियम ई से डिनोट करेंगे। और नीचे लाएंगे तो यहाँ आउटपुट था, तो ये इतना आउटपुट हो गया हमारा, इतनी मात्रा में आउटपुट हो गया। हो सकता है हम 1000 टन ले लें, यहाँ पे 2000 टन ले या 20 यूनिट्स ले लें, कुछ भी ले लें। आउटपुट यहाँ पे स्केल पे कुछ भी ले सकते हैं। और ये हमारा प्राइस हो गया, यहाँ पे कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे ये कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे पी कॉस्ट है हमारी, ओपी कॉस्ट है, ओक्यू हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। देन the relationship between the average cost and the marginal cost can be explained by the following rules in the beginning। अब ये रूल्स हैं। अच्छा देखिए, ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, याद रखिएगा। इन द बिगिनिंग एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स एट हायर पॉइंट। हमने देखा एवरेज कॉस्ट ऊपर से शुरू होती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट नीचे से जा रही थी, तो एवरेज कॉस्ट किससे स्टार्ट होती है, हायर पॉइंट से स्टार्ट होती है देन द मार्जिनल कॉस्ट। रीजन, इट इज ड्यू टू द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। When we calculate average cost, it is found by dividing total cost by total number of units. And in the beginning, total cost is very high and number of commodities produced are less. आपको पता ही होगा, अगर आपने मशीन लगाई है, बेकरी लगाई है कोई, उसमें भी लगभग अगर आपके 10 लाख रुपए खर्चे हुए हैं, लेकिन शुरू में तो हो सकता है आप 10 ब्रेड या 20 ब्रेड के पैकेट बना रहे हैं, तो अब 10 लाख को जब हम 20 ब्रेड के पैकेट से डिवाइड करेंगे तो कितना, 50,000 की एक ब्रेड का पैकेट बैठेगा, लेकिन 50,000 का एक ब्रेड का पैकेट नहीं बनता। वो इसलिए हो रहा है शुरुआत में, क्यों, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बहुत कम है, आपकी सेल्स बहुत कम है। जब आप उन्हीं मशीनों से डेली के डेली बहुत सारा प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसीलिए एवरेज कॉस्ट शुरू में बहुत ज्यादा होती है, फिर नीचे आते आते कम हो जाती है। दूसरी चीज ये भी होती है कि मशीनों की कॉस्ट कवर होने के बाद में आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम रह जाती है। कैसे, कि जब आपने मशीन ली है, 10 लाख रुपए आपने लगाए प्लांट में, मशीनरी में, जो भी किराए की फैक्ट्री है, उसमें अगर आपने 5 महीने काम किया तो 10 लाख रुपए सपोज आपने कमा लिया, यानी मशीनों की कॉस्ट आपने सपोज कवर कर ली है। अब क्या है, आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रह जाती है, प्लस वीएमटीआर है मशीन्स का या और जो भी खर्चे हैं वो रह जाते हैं। मैनेजर्स की सैलरी रह जाती है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट स्टाफ जो होता है उसकी सैलरी भी फिक्स कॉस्ट में ही जाती है, तो फिक्स कॉस्ट वहां पे थोड़ी कम हो जाती है, कवर हो जाती है। फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट से होता है, तो वहां पे क्या है, आपकी एवरेज कॉस्ट काफी कम रह जाती है और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। फिर फॉर एग्जांपल, इन द बिगिनिंग इन्वेस्टेड ₹1 लाख फॉर प्लास्टिक क्रॉकरी। प्लास्टिक क्रॉकरी की सपोज हमारी कोई
छोटी सी फैक्ट्री है, वी प्रोड्यूस ओनली 5 पीसेस ऑफ क्रॉकरी, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हुआ? 5 अपने कटोरे बनाई या प्लास्टिक की जो प्लेट्स बनाई वो 5 ही बनाई, तो अब एक प्लास्टिक की प्लेट कितने की पड़ी? 20,000 रुपए की, जो मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था वो भी यही है। देन in the beginning average cost is very high because we are producing very few units. When production increases it starts declining. Average cost शुरू में ही हाई होती है, बाद में डिक्लाइन होनी शुरू होती है, but marginal cost will be less as with every new product produced cost declines. तो marginal cost लेकिन कम होती है शुरू में भी, क्योंकि marginal cost जो आपकी होती है वो डिफरेंस होती है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं हम। So we can see if the average cost is falling, marginal cost will be less than the average cost. जब नीचे गिरती है तो marginal cost इसके नीचे होती है average cost के। If the average cost is constant, marginal cost will be equal to the average cost. जब average cost स्थिर हो जाती है, constant हो जाती है, दोनों equal हो जाते हैं। देखा ना जहाँ पे काटती हैं average cost, marginal cost, वहाँ पे दोनों equal हो जाते हैं। If the average cost is rising, marginal cost will be greater than the average cost. अगर average cost बढ़ रही है तो marginal cost और तेजी से बढ़ेगी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में जो ढलान है वो भी तेजी से आता है और जो उछाल है वो भी तेजी से आता है, मतलब तेजी से घटती है, तेजी से बढ़ती है, लेकिन एवरेज कॉस्ट आराम से घटती है, आराम से बढ़ती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। लॉन्ग रन में क्या होता है, कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन आपका फिक्स नहीं रह जाता, सारे के सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, मतलब सब कुछ बदल सकते हैं, आप वेरी कर सकते हैं। जैसे आपको नई मशीन चाहिए, मशीन खरीद सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में आपने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया होता है, आपके पास समय भी होता है, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, अपने रिश्तेदार हैं उनसे उधार ले सकते हैं, या अपनी कमाई का जो प्रॉफिट का पैसा वो भी लगा सकते हैं। तो लंबे समय में आप नई फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, नई मशीनें खरीद सकते हैं, तो कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता। छोटे समय में या कम समय में आपका क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं लंबे समय में, वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन आल्सो बी अल्टर्ड, कैपिटल आप बढ़ा सकते हैं। सिंस नो फैक्टर प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स्ड इन द लॉन्ग रन, द फर्म हैज नो फिक्स कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, सब वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट आर कॉल्ड प्लानिंग कॉस्ट, दिस इज बिकॉज द फर्म हैज टू प्लान इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये नोट्स हैं आपके, मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप इनको नोट्स को यूज कर सकते हैं एग्जाम में भी। The firm has to choose from a wide range of existing plant, install a new plant, change the management style. तो मतलब इसके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, वो प्लांट बढ़ा सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है, नई प्रोडक्ट लाइन ला सकती है, नया बिजनेस खोल सकती है, कुछ भी कर सकती है लंबे समय में फर्म, लेकिन वो फर्म चलती रहनी चाहिए, उसको मुनाफा भी होना चाहिए, ये पहली शर्त है। The firm will decide on those courses of action which present the optimal expansion of output in the long run. अब उन चीजों के बारे में या उन फैक्ट्रीज के बारे में या उन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचेगी लंबे समय में जो उसको मुनाफा दे और जिनका स्कोप हो लंबे समय में। The long run cost curve shall be subject to the law of returns to scale as the scale of production may undergo change in this period. The law of returns to scale जो हमने देखा उसमें क्या होता है, जब आपका एक्सपेंशन होता है तो आपको लॉ ऑफ रिटर्न्स आपके ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स एक अलग चैप्टर है, उसको हम अलग से देखेंगे। लॉ ऑफ रिटर्न्स में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हम और फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि मशीनों के साथ साथ हम रॉ मटेरियल यूज करते चले जाते हैं, तो पहले क्या होता है, शुरू में प्रोडक्शन बढ़ता है, क्यों, क्योंकि हमारा मशीन पूरी तरह से यूज नहीं हो रही होती हैं, लेकिन जब मशीनों के ऊपर बहुत भार पड़ने लगता है फिर प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ सकता। भाई एक मशीन की अपनी कैपेसिटी होती है ना प्रोडक्शन बढ़ाने की, उसके बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, उसके प्रोडक्शन घटने लगता है। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स में क्या होता है, शुरू में प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर स्थगित हो जाएगा, फिर घटेगा, तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी जिसे हम कहते हैं। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स अलग से आपका एक चैप्टर उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये भी ऑपरेट करते हैं लंबे समय में। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब इसमें क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, लॉन्ग रन में जितना भी आपकी कॉस्ट हुई उसको आप आउटपुट से डिवाइड कर दो, जितनी आपने आउटपुट बनाया उससे निकल जाए, क्योंकि टोटल कॉस्ट को जैसे हम करते थे एवरेज कॉस्ट निकालते थे, ठीक है। When the entrepreneur has time to vary all the factors of production so that he has the most profitable size of the plant and the best proportion of fixed and variable factors for any given output। और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो बताता है कि कैसे फर्म डिफरेंट प्रोडक्शन करके जान जाती है कि उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद इक्वेशन कौन सी है, फायदा सबसे ज्यादा उसे किस में होगा, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए,
कितना पैसा खर्चा करना चाहिए और कितना उसे कहाँ सेल करना चाहिए, सब कुछ उसे पता चल जाएगा कि उसे किसमें मुनाफा होगा। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है आपका LAC। अब इसमें देखो LAC यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व है, जैसे एवरेज कॉस्ट था यहाँ पे L जोड़ दो LAC, लेकिन LAC और AC में थोड़ा अंतर होता है। LAC में बहुत सारे SAC होते हैं। SAC क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यानी कि अब शुरू में प्रोडक्शन जब शुरू हुआ तो एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनी, फिर दोबारा प्रोडक्शन हुआ, उसने दोबारा अपना शुरू किया, कुछ भी नए समय में देखिए हर 2 महीने में उसका एवरेज कॉस्ट कर्व निकल जाता है, ठीक है। तो पहले 2 महीने में ये निकला, फिर 2 महीने में ये निकला, फिर 2 महीने में अगले में, मतलब 6 महीने तक के 3 कर्व बन गए। 2-2 महीने के 2-2 महीने के ये हमने कर्व बनाए हुए हैं। इन 2-2 महीने के कर्व्स में देखो आप क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे घटती चली जाती है आपकी, और यहाँ पे आकर ये मिनिमम है। अब इन सब एवरेज कॉस्ट को जोड़कर आपकी LAC बनता है, जैसे कि पूरा एक साल महीनों को जोड़कर बनता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे जोड़कर आपका पूरा एक साल बना। ऐसे ही पूरा एक LAC जो बनता है वो पूरे साल या 2 साल के कर्व्स को जोड़कर एक LAC हम बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल। देन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब LAC तो आपने देख लिया था, अब LMC बनाएंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि LAC को इंटरसेक्ट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी चाहिए। तो लंबे समय के मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम LMC कहते हैं और लंबे समय के एवरेज कॉस्ट को हम LAC कहते हैं। बहुत सिंपल, यहाँ भी ध्यान देना। LAC आपने समझ लिया है, बिल्कुल घबराना नहीं। अब यहाँ पे LAC में क्या बहुत सारे SAC होते हैं, देखो ये रहा SAC1, SAC2, SAC3, इस तरह आपके 3 SAC, ये SAC2 है, SAC3 है। अब ये SAC आपका ऐसे आ रहा है, फिर ये आ रहा है, ठीक है। तो सारे SACs को जोड़कर क्या बना? रिपीट करो, LAC बना। अब LAC को काटने के लिए LMC चाहिए, और आपको याद होगा SAC क्या है? एवरेज कॉस्ट का भी तो है जो छोटे समय के लिए। LAC क्या है? लंबे समय का एवरेज कॉस्ट का भी। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे SAC है ना, जो 3 SAC है हमारे पास, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, उनको काटेंगे मार्जिनल कॉस्ट SMC से, छोटे छोटे मार्जिनल कॉस्ट कर्व से। अब आपको याद होगा कि मार्जिनल कॉस्ट काटता है SAC को, तो यहाँ से इंटरसेक्शन करेंगे ऐसे, इनको नीचे से, आपको याद होगा एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे से जाकर काटता है MC आपका। तो MC नीचे से लेंगे, नीचे से कर्व्स निकालेंगे, ऐसे लाइन निकाल के ऐसे काटते चले जाएंगे इनको। यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे काटेगा, यहाँ नहीं काटेगा मिनिमम पॉइंट पे। अब ये आपका तीनों SAC को हमने SMC से काट दिया, छोटे छोटे MC से काट दिया। अब तीनों को जोड़कर फिर हम क्या बनाएंगे आपका, ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, ये जा रहे थे हमारे, इन तीनों को जैसे आउटपुट नीचे लाओ। अब ये कहाँ आपका टच कर रहा है? SAC यहाँ पे, तो SAC का नीचे ले आए, फिर हम दूसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ से ले आए M, फिर हम तीसरा वाला पॉइंट है आपका यहाँ से ले आए। तो तीनों को जोड़कर अब यहाँ से ले जाएंगे हम, और हमारा क्या बन गया? LMC बन गया। सिंपल है। वैसे क्वेश्चन काफी कम आता है, लेकिन कभी कभी आ जाए तो बड़े लार्ज क्वेश्चंस में ये जैसे 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली BBA MBA में, जितना भी आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। लेकिन LAC LMC ये सब जगह, इकोनॉमिक्स तो सेम ही रहती है भाई, वो सब जगह आता है, ठीक है। लॉन्ग रन सिचुएशन क्या है? A firm is said to be in long run situation by deciding on an investment proposal like installation of a new plant or expansion of existing plant। जब शुरू में आप ऑपरेट करना शुरू करते हैं, जब बिजनेस शुरू करते हैं, तो ऐसा तो नहीं करते कि नहीं चलो कल को नई फैक्ट्री लगा लेते हैं, चलो कल को 10 मशीनें और खरीद लेते हैं। नहीं, आप जब 4-6 साल ऑपरेट करते हैं, आपको मुनाफा होता है, उसके बाद में आप सोचते हैं कि चलो अब अपनी फैक्ट्री बढ़ा लेते हैं या नई फैक्ट्री लगा लेते हैं। तो जब आप LAC सिचुएशन में होते हैं, लॉन्ग रन सिचुएशन में होते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, नई प्रोडक्ट लाना। जैसे कि आपका ये है कलर कॉस्मेटिक्स है, ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्हें बहुत साल हो गए हैं, इन्हें मुनाफा भी हो रहा है ऑपरेट करते करते, तो अब ये सोचते हैं कि एक्सपेंशन कर लें। लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री आज खुली है, कल मैं एक्सपेंशन नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है कि आप एक्सपेंशन, नई कमोडिटी, नई फैक्ट्री जब भी लगा सकते हैं जब 5-10 साल आप चला रहे हैं अपनी फैक्ट्री को और आपको मुनाफा हो रहा है, तो आपको एक्सपेंशन कर सकते हैं। आफ्टर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड विद फंड्स गेटिंग टाइड अप इन द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, द फर्म शैल ऑपरेट अंडर शॉर्ट रन कंडीशंस। अब जो इन्वेस्टमेंट आपका हो गया है,
आपने एक LAC ने नई फैक्ट्री लगा ली, लेकिन अब नई फैक्ट्री लगा ली तो आप अपना प्रोडक्शन हर 2 महीने में देखते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि हर 2 महीने में आप एक नया SAC बनाते हैं, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, यानी कि एक लंबा समय कितने समय से बनता है, छोटे छोटे समय से बनता है। तो आपकी फैक्ट्री तो ऑपरेट डे टू डे लाइफ में करेगी, तो एक लंबा समय किससे बनता है, छोटे समय से बनता है, और यहाँ पे वो ऑपरेट करेगी अंडर शॉर्ट रन कंडीशंस में। Therefore, each time the firm decides to install a new large plant, the scale of operation gets enlarged so that a new short-run cost curve will have to be drawn further to the right. ये मैंने देखिए डिटेल क्वेश्चन के नोट्स बनाए हैं आपके। अगर आप इसे स्किप करना चाहें, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। Thus, in the long run, the firm will employ that plant which yields the minimum possible unit cost for producing a given output. तो लॉन्ग रन में एक फर्म, एक फैक्ट्री उस प्लांट को चलाएगी जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो, यानी खर्चा सबसे कम हो। खर्चा ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट कम होगा, इसलिए खर्चा कम से कम होना चाहिए। Then the firm will make use of the various plants up to the level where the average cost falls with increase in output. प्रोडक्शन जब तक होता रहेगा जब तक कि एवरेज कॉस्ट आपकी गिरती रहेगी। जहां एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है वहां फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देती है, ठीक है, उसके आगे प्रोडक्शन नहीं करती। क्यों? अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट घटना शुरू हो जाएगा, और कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसका प्रॉफिट कम हो। तो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दें कि एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही है आपका। आपने क्या सीखा? टोटल कॉस्ट सीखा, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सीखा। टोटल कॉस्ट पूरी एक सकल जितनी भी आपका लागत लगती है पूरी जो कमोडिटी बनाने में वो होती है, उसको अगर डिवाइड कर दें, आपने जितनी चीजें बनाई उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। और एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जितनी लागत लगती है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है, हमने देखा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा, और इसमें जो भी चीजें दी गई हैं आपकी BBA MBA के पर्सपेक्टिव से दी गई हैं। तो आप MCOM के स्टूडेंट जितने भी हैं या BBA MBA के UGC नेट की तैयारी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।